आज की कहानी शायद आपको हैरान कर दे, परेशान कर दे, विचलित कर दे, क्योंकि आज की कहानी केरल के ऐसे इंसानों की है जिन्हें अंधविश्वास और जादू टोना ने ऐसा अंधा कर दिया कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी हवस को पूरा करने के लिए इंसानों की ही बलि चढ़ा दी। और तो और पुलिस ने उन पर यह भी शक जताया कि हो सकता है उन्होंने इंसानी मांस भी खाया हो। क्या सच में कोई इंसान अंधविश्वास में अंधा होकर इंसानों का मांस खा सकता है, इंसानों की बलि चढ़ा सकता है? जानेंगे आज ये पूरा मामला क्राइम कहानी पर। नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आपका क्राइम कहानी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2022 के सितंबर महीने से। 27 सितंबर 2022 को काड़ावंथारा पुलिस स्टेशन में पद्मा नाम की एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। तमिलनाडु की रहने वाली 52 वर्षीय महिला पद्मा कोच्चि के एर्नाकुलम में रह रही थी। उसने रहने के लिए किराए पर एक कमरा लिया था। अपनी आजीविका चलाने के लिए वो एर्नाकुलम में लॉटरी टिकट बेचा करती थी। पद्मा के लापता होने से 3 महीने पहले पद्मा का पति बीमार रहने के चलते वापस तमिलनाडु लौट गया था। पद्मा के 2 बेटे हैं, आर सेतु और सेल्वराज। बड़ा बेटा आर सेतु जल्दी ही एक स्कूल को बतौर टीचर ज्वाइन करने वाला है, जबकि छोटा बेटा सेल्वराज चेन्नई में जॉब करता है। पद्मा हर रोज अपने बेटों से फोन पर बात करती थी, पर पद्मा ने 26 सितंबर 2022 को किसी के पास कॉल नहीं किया। घर वालों ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर वालों ने पद्मा को अगले दिन यानी 27 सितंबर को कॉल किया, पर पद्मा ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। अब घर वालों को पद्मा की फिक्र होने लगी। घर वालों ने केरल के कलूर में रहने वाली पद्मा की बहन पलनियम्मा से संपर्क किया। पद्मा के बड़े बेटे आर सेतु ने अपनी मौसी पलनियम्मा को मां के कमरे पर जाकर उसका पता लगाने के लिए कहा। पलनियम्मा जब अपनी बहन पद्मा के कमरे पर गई तो उन्हें अपनी बहन के कमरे के बाहर ताला लटका मिला। उन्होंने पद्मा को कॉल भी किया, पर पद्मा का फोन बंद जा रहा था। उन्होंने 27 सितंबर को काड़ावंथारा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस पद्मा की तलाश में जुट गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पद्मा के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवा लिए। पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज एक अहम सुराग साबित हुई। 26 सितंबर की केरल की पथानमथिट्टा की एक सीसीटीवी फुटेज में पद्मा सफेद स्कॉर्पियो में एक व्यक्ति के साथ कार में जाती दिखी। वहीं दूसरी सीसीटीवी फुटेज में पद्मा सड़क पार करती दिखी। उधर पद्मा के कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक मोबाइल नंबर मिला जिस पर पद्मा की कई बार बात हुई थी, लापता होने से ठीक पहले तक भी। उस संदिग्ध मोबाइल नंबर का मालिक था मोहम्मद शफी। पुलिस को पता चला कि स्कॉर्पियो में पद्मा के साथ बैठा व्यक्ति भी मोहम्मद शफी ही था। अब पुलिस ने शफी के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मोहम्मद शफी एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बवूर का रहने वाला था। उसकी पढ़ाई 6ठी क्लास तक हुई थी। घर में अभी उसकी बीवी और 2 लड़कियां हैं। वो 3 साल की एक बच्ची का दादा भी है। अपनी जांच में पुलिस को कुछ चौंकाने वाली बातें भी पता चली, जैसे कि मोहम्मद शफी हिस्ट्री शीटर रहा है। उसके खिलाफ पुलिस में कई मामले दर्ज हैं। 52 साल के मोहम्मद शफी ने साल 2020 में एक 75 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुराचार किया था। उसने उस महिला के निजी अंगों पर चाकू से कई वार किए थे। वो इस मामले में गिरफ्तार भी हुआ था और सजा भी काटी थी। इसके अलावा भी शफी पर चोरी, दुराचार और हत्या के मामले दर्ज थे। शफी ने चपरासी से लेकर मैकेनिक, ट्रक ड्राइवर, रियल एस्टेट एजेंट और कसाई के रूप में भी काम किया था। इन सब के अलावा शफी एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी चलाता था। इन सारी जानकारियों के मिलने के बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मोहम्मद शफी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अब मोहम्मद शफी के भी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। कॉल डिटेल्स से ये पता चला कि शफी की पथानमथिट्टा के रहने वाले भगवल सिंह से बहुत बार बात हुई है। जांच टीम पथानमथिट्टा पहुंची और 9 अक्टूबर को भगवल सिंह के पड़ोसी के घर लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवा ली। उस फुटेज में भगवल सिंह के घर के बाहर खड़ी सफेद स्कॉर्पियो और भगवल सिंह के घर के अंदर घुसती पद्मा दिखी। इसके बाद बारी आई
भगवल सिंह से पूछताछ करने की। पथानमथिट्टा में भगवल सिंह को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। भगवल सिंह के पिता मसाज थेरेपी और हीलिंग का काम करते थे और इलाके में वो अपने काम के लिए बहुत फेमस थे। दूर दराज के लोग भी मसाज थेरेपी के लिए उनके पास पहुंचते थे। भगवल सिंह ने भी ये मसाज थेरेपी का काम अपने पिता से सीख लिया और जल्दी ही इस काम में बहुत नाम कमा लिया। भगवल सिंह अपने घर पर ही लोगों को बुलाकर मसाज थेरेपी दिया करता था। इसके अलावा भगवल सिंह राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। भगवल सिंह अपने पड़ोसियों के बीच बहुत मिलनसार और शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उसने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी से उसका तलाक हो गया था। तलाक के बाद उसने लैला से शादी कर ली। भगवल सिंह के दोनों बीवियों के बच्चे विदेश रहते हैं और वहीं जॉब भी करते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि कई सालों से भगवल सिंह की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी उसमें ये बात साफ थी कि लापता होने से पहले पद्मा भगवल सिंह के घर के अंदर गई थी। उसके बाद वो गायब हो गई। आखिर पद्मा शफी जैसे क्रिमिनल के साथ भगवल सिंह के घर में करने क्या गई थी? आखिर उस घर में पद्मा के साथ हुआ क्या? इन्हीं सच को निकालने के लिए पुलिस ने 11 अक्टूबर 2022 को भगवल सिंह पर सख्ती दिखानी शुरू की। उससे और उसकी पत्नी लैला से घंटों पूछताछ हुई। आखिरकार भगवल सिंह टूट गया और सारी सच्चाई पुलिस के सामने उगल दिया। अब जो सच्चाई भगवल सिंह ने पुलिस को बताई उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, पर मैं जो आपसे बताने जा रहा हूं वही सच है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पद्मा लॉटरी टिकट बेचा करती थी। वो कई बार शफी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती थी, तो उस रेस्टोरेंट में ही पहली बार पद्मा और शफी की मुलाकात हुई थी। शफी ये अच्छी तरह से जानता था कि पद्मा के पास पैसों की किल्लत है, इसीलिए उसने पद्मा को अपनी जाल में फांसने के लिए एक लालच दिया। उसने पद्मा को ब्लू फिल्म में काम करने के बदले अच्छे पैसे देने का ऑफर दिया। शफी के हिसाब से पद्मा ब्लू फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। शफी पद्मा को स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर भगवल सिंह के घर ले गया। उस समय घर में शफी और पद्मा के अलावा 2 लोग और मौजूद थे। एक तो खुद भगवल सिंह और दूसरी उनकी पत्नी लैला। मोहम्मद शफी, भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला ने मिलकर अचानक पद्मा का प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंट दिया। जब पद्मा ने अपना होश खो दिया, तीनों उसे एक दूसरे कमरे में ले गए। इसके बाद शफी ने पद्मा के निजी अंगों पर धारदार चाकू से लगातार कई वार किए, फिर उसका गला काट के उसकी जान ले ली। वो तीनों यही नहीं रुके, बल्कि तीनों ने पद्मा की लाश के 56 टुकड़े कर डाले। आश्चर्य की बात यह थी कि भगवल सिंह के घर के आंगन में पद्मा को मारने से पहले ही उसकी लाश को दफनाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए थे। अब सवाल यह था कि शफी, भगवल सिंह और लैला ने पद्मा को इतनी बेरहमी से मारा क्यों? पद्मा से उन तीनों की दुश्मनी क्या थी? तो आपको बता दूं कि ये हत्या किसी दुश्मनी की देन नहीं थी, बल्कि ये सारा खेल तो तंत्र मंत्र और जादू टोने का था। भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। तभी इन दोनों पति पत्नी को फेसबुक पर श्रीदेवी नाम की एक महिला मिली। सिंह दंपति की श्रीदेवी से फेसबुक पर दोस्ती हो गई। श्रीदेवी ने भगवल सिंह और लैला से ये दावा किया कि अगर वो टोना टोटका और काली जादू का सहारा लेंगे तो उनके घर में सुख समृद्धि आएगी, घर में पैसों की बरसात होगी। भगवल सिंह और लैला की फेसबुक पर श्रीदेवी से केवल चैट के जरिए सालों बातचीत होती रही। एक दिन श्रीदेवी ने फेसबुक चैट के जरिए ही भगवल सिंह और लैला को रशीद नाम के एक व्यक्ति से मिलने को कहा। खुद श्रीदेवी उन पति पत्नी से कभी नहीं मिली, ना ही कभी उनसे फोन पे बात ही की। उनके बीच जो भी बात हुई वो केवल फेसबुक चैट यानी मैसेंजर के जरिए हुई। रशीद मोहम्मद शफी का ही दूसरा नाम था। अब मोहम्मद शफी ने भगवल सिंह और उसकी पत्नी को न जाने ऐसा क्या पाठ पढ़ाया कि वो दोनों इंसानों की बलि देने जैसे अमानवीय और निशंस काम के लिए भी तैयार हो गए। दोनों पति पत्नी ने धन दौलत और समृद्धि की चाह में अंधे होकर पद्मा की बलि चढ़ा दी। पद्मा की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठ चुका था, पर पुलिस को कहीं न कहीं ये शक था कि भगवल सिंह और लैला ने पद्मा के अलावा भी सुख समृद्धि के लालच में और इंसानों की बलि दी होगी।
पुलिस का ये शक सही भी साबित हुआ। पद्मा की बलि चढ़ाने से लगभग 3 महीने पहले भगवत सिंह और लैला ने शफी की बातों में आकर अपने घर में 49 साल की महिला रोजलिन की बलि चढ़ा दी थी। रोजलिन एर्नाकुलम जिले के कलाडी शहर की रहने वाली थी। पद्मा की तरह रोजलिन भी लॉटरी टिकट बेचा करती थी। रोजलिन की एक बेटी है मंजू, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में टीचर है। मंजू ने यह दावा किया कि उसे नहीं पता था कि उसकी मां लॉटरी टिकट बेचा करती थी। वो तो ये जानती थी कि उसकी मां घर घर जाकर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचा करती है। रोजलिन 20 साल पहले ही अपने 2 बच्चों के साथ अपने पति से अलग हो गई थी। लापता होने से पहले वो सजिश नाम के एक दिहाड़ी मजदूर के साथ रह रही थी। अचानक रोजलिन 8 जून 2022 को गायब हो गई। रोजलिन की बेटी को जब ये बात पता चली तो उसने 17 अगस्त को पुलिस में अपनी मां के लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने मंजू को ये दिलासा देकर वापस भेज दिया कि जैसे ही रोजलिन की कोई खबर मिलेगी हम आपको सूचित कर देंगे, पर पुलिस ने मंजू को इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। रोजलिन भी मोहम्मद शफी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती थी। शफी रोजलिन की आर्थिक हालत से भली भांति परिचित था। उसे पता था कि रोजलिन को पैसे की सख्त जरूरत है। रोजलिन की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उसने उसे ब्लू फिल्म में काम करने के बदले अच्छी रकम देने का झूठा दिलासा दिया और उसे भगवत सिंह के घर ले गया। फिर शफी ने भगवत सिंह और लैला के साथ मिलकर रोजलिन को एक बेड पर लिटा दिया। फिर धोखे से बेड पर रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए, उसका मुंह बंद कर दिया। जब रोजलिन ने इसका विरोध किया तो तीनों ने उससे कह दिया कि ये ब्लू फिल्म का हिस्सा है। इसके बाद लैला ने अपने पास से एक धारदार हथियार निकाला और उस हथियार से रोजलिन के निजी अंगों पर वार करने लगी। रोजलिन दर्द से तड़पने लगी। तब भगवत सिंह ने एक चाकू से तड़प रही रोजलिन का गला काट दिया। जब रोजलिन का शरीर शांत हो गया तब भगवत सिंह ने चाकू से रोजलिन के ब्रेस्ट काट लिए। ये सारी हैवानियत तंत्र मंत्र और काले जादू के नाम पर किया गया। इसके बाद लाश के टुकड़े किए गए और पहले से खुदे गड्ढों में उन टुकड़ों को डालकर मिट्टी से ढक दिया गया। रोजलिन की बलि चढ़ाने और तंत्र मंत्र कराने के नाम पर शफी ने भगवत सिंह और उसकी पत्नी लैला से मोटी रकम ऐंठे थे, पर भगवत सिंह को 3 महीने बीतने के बाद भी परिवार में किसी भी तरह की सुख समृद्धि की बढ़ोतरी नहीं दिखी। उल्टे उसकी आर्थिक हालत और खराब होने लगी। तब उसने मोहम्मद शफी से एक बार फिर से संपर्क किया। शफी ने कहा कि सुख समृद्धि के लिए एक और इंसानी बलि देनी होगी। तब शफी के कहने पर ही पद्मा की 26 सितंबर को बलि चढ़ा दी गई। अगर पुलिस ने उस समय रोजलिन की गुमशुदगी को गंभीरता से लिया होता तो शायद पद्मा आज जिंदा होती। खैर, पद्मा की वजह से ही रोजलिन का भी पता चल गया। न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक एक खबर यह भी आई कि शफी ने लैला के साथ उसके पति भगवत सिंह के सामने ही शारीरिक संबंध बनाया। शफी ने इसे रस्म का हिस्सा बताकर दोनों पति पत्नी को इस कुकर्म के लिए मनाया था। भगवत सिंह अपनी पत्नी और शफी के इस घृणित कृत्य को दोनों हाथ जोड़कर देख रहा था, जैसे कि वो प्रार्थना कर रहा हो। 11 अक्टूबर 2022 को पुलिस आरोपियों को उस जगह ले गई जहां लाश के टुकड़े दफन किए गए थे। लाश के टुकड़े भगवत सिंह के घर के आंगन में दफनाए गए थे। भगवत सिंह का आंगन पेड़ों और औषधीय पौधों से घिरा हुआ है। जहां जहां लाश के टुकड़े दफनाए गए थे वहां हल्दी के पौधे लगा दिए गए थे। पुलिस ने वहां की मिट्टी खुदवाई और लाश के टुकड़ों को निकालने लगी। रोजलिन की लाश हड्डियों में बदल चुकी थी, जबकि पद्मा की लाश के टुकड़े भी सड़ने शुरू हो गए थे। खुदाई के दौरान गड्ढों से फूल, लिपस्टिक, चाबियां, पर्स, चंदन और मिट्टी का घड़ा भी बरामद हुआ। जिस समय लाश के टुकड़े निकाले जा रहे थे उस वक्त शफी के माथे पर डर या चिंता की एक भी सिकन नहीं थी। लाश के टुकड़े बरामद कर लेने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भगवत सिंह के घर की तलाशी के लिए खोजी कुत्तों को लगाया ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां किसी और इंसान के शव तो नहीं दफनाए गए हैं।
पद्मा की लाश को जिस तरीके से 56 टुकड़ों में काटा गया था, उस काटने के तरीके को देखकर फॉरेंसिक टीम ने कहा कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो मानव शरीर को अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद पुलिस ने इस पहलू की भी जांच की। पता चला कि शफी तो एक सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम यूनिट के साथ पार्ट टाइम हेल्पर के रूप में भी काम कर चुका है। जांच टीम का कहना है कि भगवत सिंह, लैला और शफी ने रोजलिन और पद्मा की बलि चढ़ाने के बाद उनकी लाश के कुछ टुकड़ों को कुकर में पकाकर खा लिया था और बचे हुए मांस के अवशेषों को जहां भगवत सिंह मसाज देता था वहां जला दिया गया। बाद में फॉरेंसिक टीम ने उन जले हुए अवशेषों को कलेक्ट कर लिया, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये अवशेष इंसानी शरीर के ही हैं या किसी जानवर के हैं। जांच टीम ने कहा कि अभी आरोपियों की इंसानी मांस खाने की पुष्टि नहीं हुई है, पर इसकी जांच की जा रही है। आरोपियों ने जांच टीम को बताया कि घर के फ्रिज में उन्होंने 10 किलो इंसानी मांस रखे थे। पुलिस को उस फ्रिज से शफी के फिंगरप्रिंट्स मिले। भगवत सिंह के घर की दीवारों पर फॉरेंसिक टीम को खून के छींटे मिले। वहीं उन्हें जमीन पर लाश को घसीटे जाने के भी निशान मिले। जांच टीम ने भगवत सिंह के घर से काले जादू की एक किताब और पीड़ितों को काटने वाला हथियार बरामद किया। जांचकर्ताओं ने भगवत सिंह के घर में एक डमी को बेड पर रखकर तीनों आरोपियों से एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया। इस मामले में इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं रोजलिन और पद्मा को मारने से पहले उनके साथ दुराचार तो नहीं किया गया था और कहीं शफी एक सीरियल किलर तो नहीं है। पुलिस के हिसाब से मोहम्मद शफी उर्फ रशीद एक साइकोपाथ है, मनोरोगी है और मानसिक तौर पर एक विकृत इंसान है जिसे हिंसा, खून खराबा और महिलाओं को दर्द में देखकर मजा आता है। अभी तक आप शायद श्रीदेवी किरदार को भूल गए होंगे, फेसबुक वाली श्रीदेवी जिसने भगवत सिंह और लैला को शफी से मिलवाया था। आपको बता दूं कि श्रीदेवी और कोई नहीं बल्कि खुद मोहम्मद शफी ही था, जो श्रीदेवी के नाम से फेसबुक पर फेक अकाउंट चलाता था। उसने ऐसे ही कुछ और फेक अकाउंट फेसबुक पे बना रखे थे जिन्हें वो अपनी बीवी के मोबाइल से चलाता था। भगवत सिंह और लैला को भी ये बात उनके गिरफ्तार होने के बाद पता चली। इन हत्याओं से 8 महीने पहले शफी ने एक स्थानीय अखबार में एक खास अनुष्ठान करा के अमीर बनने का एक विज्ञापन निकलवाया था। रोजलिन और पद्मा से पहले मोहम्मद शफी ने 2 औरतों को बलि चढ़ाने के लिए फंसाया था, पर वो औरतें बहुत भाग्यशाली निकली जो वो शफी के हाथ नहीं लगीं। इनमें से एक औरत जो कि लॉटरी टिकट ही बेचती है, उसने पुलिस को बताया कि शफी उसे भी भगवत सिंह के घर ले गया था, पर घर में तलवार, चाकू और तीनों के संदिग्ध व्यवहार को देखकर वो कैसे भी वहां से भाग निकली। एक अन्य महिला ने भी पुलिस को ऐसी ही कहानी सुनाई। रोजलिन और पद्मा इन दोनों महिलाओं जितनी किस्मत वाली नहीं थीं। अब एर्नाकुलम के आसपास के इलाकों से गायब हो चुकी ऐसी ही महिलाओं की खबरें आ रही हैं। 2013 में एक बिंदु नाम की महिला गायब हो गई थी। उसके रिश्तेदारों का कहना है कि बिंदु गायब होने से पहले शफी जैसे व्यक्ति के संपर्क में थी। साल 2014 में सरोजिनी नाम की एक महिला गायब हो गई थी। उसकी लाश भगवत सिंह के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर पाई गई थी। सरोजिनी के रिश्तेदारों का कहना है कि सरोजिनी की लाश बोरे में मिली थी। उसके शरीर पर 27 घाव के निशान थे और उसका एक हाथ भी गायब था। सरोजिनी के एक रिश्तेदार का कहना था कि उसकी लाश को धोया गया था और बोरे में कुछ फूल भी पाए गए थे। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट में सबसे आगे खड़ा है। अब ऐसे में केरल से ऐसी खबरें आना किसी को भी बेचैन कर सकती हैं, डरा सकती हैं। तो यही आज की कहानी थी। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं हूं यशदीप और आप क्राइम कहानी चैनल देख रहे थे। जय हिंद।